हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं ओमेगा कोचिंग क्लासेस के साथ। आपके सामने आज साइंस का तीसरी क्लास होगी। यूपी बोर्ड 10th क्लास साइंस की तीसरी क्लास है हमारी, प्रकाश का परावर्तन। पहली और दूसरी क्लास में आपने प्रकाश के बारे में पढ़ा, प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, प्रकाश से संबंधित जो चीज़ें थी यानी गोलीय दर्पण पढ़ा, दर्पण से संबंधित परिभाषाएं पढ़ी। आज की तीसरी क्लास में हम उससे आगे पढ़ेंगे प्रतिबिंब। जो अवतल गोलीय दर्पण दो प्रकार के बताए थे कल मैंने, कि गोलीय दर्पण एक अवतल होता है, एक उत्तल। जिस दर्पण के बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश होती है वो अवतल, और जिसके आंतरिक पृष्ठ पर पॉलिश होती है वो उत्तल दर्पण कहलाता है। आज का इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। उससे पहले मैं छोटी सी बेसिक चीज बता देता हूं कि जब किसी दर्पण में, अवतल दर्पण में कोई किरण चलती है तो वो कैसे चलती है। अवतल दर्पण में जब कोई प्रकाश चलेगा तो वो किस प्रकार चलेगा, इसका भी हमें ख्याल रखना है। सपोज करो हमने एक अवतल दर्पण बनाया। क्या बनाया बच्चों? अवतल दर्पण। तो ये प्रकाश किरण का चलने का एक नियम है। ये एक हमने अवतल दर्पण बनाया। इस अवतल दर्पण का पहला नियम ये है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, हमने यहां पर इसका एक मुख्य ध्रुव लिया, ये इसका वक्रता केंद्र लिया और ये मुख्य अक्ष लिया। तो दर्पण के जो वक्रता केंद्र है और ध्रुव, इसके बीच में आता है हमारा मुख्य फोकस बिंदु, और यहां से यहां तक फोकस दूरी। मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश किरण चलती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण जब अवतल दर्पण से यहां से टकराएगी तो वो फोकस से निकल जाती है, परावर्तन के पश्चात वो फोकस से निकल जाती है। ये इसका हमारा पहला नियम है। क्या है पहला नियम? जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है अवतल दर्पण में तो वो फोकस से निकल जाती है, परावर्तन के पश्चात फोकस से निकल जाती है। जब हम इन किरण को चलने का तरीका देख लेंगे तभी हम अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना सीख सकते हैं। तो आज का लेक्चर होगा आपके सामने कि प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। आज का हमारा ये लेक्चर होगा। तो इसके लिए चलते हैं, हम प्रतिबिंब कैसे बनेंगे वो देखेंगे बच्चों। हैशटैग अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसकी 6 कंडीशन है बच्चों, ध्यान से पढ़ेंगे। अवतल दर्पण में हम वस्तु को जब हम किसी स्थिति में रखते हैं, अवतल दर्पण से दूर अनंत दूरी पर रखेंगे, या अवतल दर्पण से वक्रता केंद्र से दूर रखेंगे, या वक्रता केंद्र पर रखेंगे, तो उन स्थितियों में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा और कहां बनेगा, इस चीज को हमें आज पढ़ना है। क्योंकि प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का प्रकृति, इन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? तो पहली स्थिति क्या होगी? पहली स्थिति, जब वस्तु अवतल दर्पण से अनंत दूरी पर हो, जब वस्तु अवतल दर्पण से अनंत दूरी पर हो। कहां पर हो? अनंत दूरी पर हो तो प्रतिबिंब कैसे बनेंगे? क्योंकि कल की क्लास में मैंने आपको बताया था प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आपका आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है
और किस दर्पण में बनता है ये आपको मैं कल बता चुका था बच्चों, ठीक है ना। तो कल की वीडियो भी देखें, आज के आप नोट्स बनाएं, ये नोट्स आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में काफी हेल्प करेंगे, इसलिए अच्छे से देखते रहे और नोट्स बनाते रहे। तो जब वस्तु अवतल दर्पण से अनंत दूरी पर रखी हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। सबसे पहली कंडीशन तो हमने आपको बता दी कि दर्पण हम कैसा ले रहे हैं, अवतल दर्पण ले रहे हैं। कैसा दर्पण ले रहे हैं बच्चों, अवतल दर्पण। तो हमने यहां पर एक दर्पण बना लिया, गोल सा एक दर्पण बनाएंगे अच्छे से। ये मैंने एक दर्पण बनाया, इसका नाम मैंने रखा M1 M2। इस दर्पण का नाम क्या रखेंगे हम, M1 M2। ये है मध्य बिंदु, दर्पण का मध्य बिंदु यानी ध्रुव। ये है यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र यानी कि C। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, हम पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं। और फोकस बिंदु जो होता है ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच मध्य बिंदु को हम फोकस बिंदु कहते हैं, F। अब हम कह रहे हैं कि जब वस्तु अवतल दर्पण से, चूंकि दर्पण ये कैसा हमारा अवतल है, अवतल दर्पण से वस्तु को अनंत दूरी पर रखे। ये हमने कोई वस्तु की अनंत दूरी मान ली। अब अनंत दूरी पर स्थित कोई वस्तु से जब प्रकाश की पहली किरण चलेगी तो प्रकाश की पहली किरण जो होती है वो मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष से, जो फोकस बिंदु है बेटा, मुख्य फोकस बिंदु से होकर चली जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर चलकर प्रकाश की किरण, चलने वाली प्रकाश किरण अवतल दर्पण से परावर्तित होकर फोकस बिंदु से निकल जाती है। एक और किरण हमने यहां से इसको आपतित करी मुख्य अक्ष के समांतर, और वो भी हमारी कहां से बेटा, फोकस से निकल जाएगी। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के पश्चात दोनों प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर आकर मिल रही है। जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु पर ही प्रतिबिंब बनता है। क्योंकि कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर आकर मिल जाती है तो उस बिंदु पर बना प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। तो चूंकि यहां पे परावर्तन के पश्चात जब दर्पण से यहां से टकराकर लाइट इस F पर आकर इकट्ठी हो रही है तो यहां पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा बच्चों, कि जब अनंत दूरी पर कोई वस्तु रखी हो तो प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनता है। और कैसा बनता है, वास्तविक, वास्तविक, उल्टा और अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा आकार का बनता है, आकार का। तो ये ध्यान रखेंगे कि जब वस्तु अवतल दर्पण से अनंत दूरी पर रखी हो तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, क्योंकि दर्पण से परावर्तन के पश्चात सारी किरण एक बिंदु पर आकर अभिसरित हो रही है, मिल रही है, इसलिए वास्तविक बना। और उल्टा बनेगा और अत्यंत छोटा बिंदु के आकार का, क्योंकि वस्तु अनंत दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब उसका फोकस बिंदु पर बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत छोटा, फोकस पर बनता है। तो याद रखेंगे बच्चों इस चीज को भी कि हमारा प्रतिबिंब फोकस पर बनता है कब, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं। दूसरी स्थिति, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के, जब वस्तु अनंत से आगे, अनंत से आगे तथा वक्रता केंद्र से दूर, तथा वक्रता केंद्र के पीछे, वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर, कुछ दूरी पर हो,
तो प्रतिबिंब कैसा कैसा बनेगा वो अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप एक अवतल दर्पण बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे बच्चों, एक अवतल दर्पण बनाया हमने जिसका नाम M1 M2 रखेंगे। चूंकि हम अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण सीख रहे हैं, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा वो हम सीख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक अवतल दर्पण बनाया जिसका ध्रुव P है और एक वक्रता केंद्र लिया जिसका C है। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली एक सरल रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, तो ये हमने मुख्य अक्ष बना ली। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हमने एक फोकस बिंदु लिया F। अब वो कह रहा है कि अगर कोई वस्तु अनंत, यहां पर हमने कोई अनंत डिस्टेंस ली, अनंत से आगे और वक्रता केंद्र के कुछ दूरी पर, वक्रता केंद्र से पीछे हमने कोई वस्तु ले ली AB। ये हमने कोई वस्तु AB ले ली। अब इस वस्तु AB से कोई प्रकाश की पहली किरण जो चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से निकल जाती है। ये हमने फोकस से निकाल दी। दूसरी किरण जो है वो बेटा वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो ये वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और दर्पण से टकराकर वापस लौट आएगी। तो दोनों किरणों का यहां पर मिलन हुआ। दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर आकर मिली है, तो इस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होगा और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा बच्चों, उल्टा। तो हमें पता चल गया कि वस्तु AB है, ऊपर की तरफ सीधी रखी है और प्रतिबिंब ये बना हमारा उल्टा नीचे की तरफ बना। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब छोटा बनता है। कैसा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। तो ध्यान रखो दूसरी स्थिति क्या है हमारी, जब वस्तु अनंत दूरी, अनंत से तो आगे हो और वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर हो, पीछे हो, वक्रता केंद्र के पीछे रखी हो, तो उससे बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा, इस वस्तु से पहली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराकर वापस लौट आई, फोकस से निकल गई। दूसरी किरण हमारी वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, तो दोनों किरणें एक बिंदु पर आकर अभिसरित हुई, वास्तव में मिली, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा आपका, उल्टा बना और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ये हमारी दूसरी स्थिति है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, ये हमारी दूसरी स्थिति है। दोनों स्थिति बेटा समझ में आई आपको, पक्का ना, बिल्कुल सही। आप इन दोनों इसको नोट कर लें अपने नोटबुक में और आगे हम चलेंगे। इसके लिए मैं आगे चलता हूं, रफ करता हूं अगला टॉपिक। इसकी अगली तीसरी स्थिति जो होगी, अब हम चलते हैं बेटा तीसरी स्थिति में। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां होगी, कैसी होगी वो देखेंगे। तो उसके लिए फिर एक अवतल दर्पण बनाएंगे बच्चों। हमने यहां M1 M2 एक अवतल दर्पण ले लिया जिसका ध्रुव P होगा और जिसका वक्रता केंद्र C और फोकस बिंदु F, जिसका वक्रता केंद्र C और फोकस बिंदु F, ये हमने कोई वो लिया। जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर स्थित हो, अब क्या हमने एक वस्तु को वक्रता केंद्र के ऊपर ही स्थित कर दिया, ठीक है बच्चों।
तो यहां पर जब वस्तु है, उस वस्तु से पहले प्रकाश की किरण चलेगी जो मुख्य अक्ष के समांतर होगी, अवतल दर्पण से परावर्तित होकर वो फोकस से निकल जाएगी। उन्हें वस्तु से दूसरी किरण वो फोकस से होकर जाएगी और दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। इस जहां ये दोनों किरणें बनती हैं उससे एक प्रतिबिंब बनेगा। कहां बनेगा? इस पर बनता है, वक्रता केंद्र पर। किस पर बनेगा बेटा? ये वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक है, तो हम यहां कह सकते हैं, तो इसका प्रतिबिंब, चूंकि आप परावर्तन के पश्चात दोनों किरणें एक बिंदु पर आकर मिली है, इसलिए इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के समान आकार का, तथा वस्तु के समान आकार का बनता है। वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कहां बनता है बच्चों? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो इस चीज का ख्याल रखेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के समान आकार का बनेगा। जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कहां पर? वक्रता केंद्र पर। बात समझ में आ गई? अगली स्थिति होगी हमारी चौथी कंडीशन कि जब वस्तु वक्रता केंद्र C तथा फोकस F के बीच में हो। कहां हो? जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। तो एक फिर चित्र बनाएंगे हम। एक हमने अवतल दर्पण लिया M1 M2, एक हमने क्या लिया? अवतल दर्पण लिया बेटा, जिसका नाम M1 M2 होगा। ये हमने यहाँ पर ध्रुव, ये इसका मुख्य अक्ष, ये इसका वक्रता केंद्र, ये इसका फोकस बिंदु। अब वो कह रहा है कि अगर वस्तु को हम फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य रख दें, बीच में रख दें। ये हमने वस्तु रखी, इस वस्तु से जब कोई प्रकाश की किरण चलेगी तो क्या होगा? पहली प्रकाश की किरण इसके समांतर चलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर, और वो वहां चलने के बाद फोकस से निकल जाएगी। कहां से निकल जाएगी बच्चों? फोकस से निकल जाएगी। ठीक है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर फोकस से निकल जाती है। कहां से निकल जाती है? फोकस से। दूसरी प्रकाश की किरण कहां से जाएगी? वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। नहीं, दूसरी प्रकाश की किरण भी हमारी फोकस से होकर ही जाएगी। कहां से होकर जाएगी? फोकस से, और वहां से वो परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। तो दोनों किरणें यहां पे आके मिली, और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा यहीं पर बनेगा। और कैसा बना? वस्तु से बड़े आकार का बनेगा। कैसा बनेगा बच्चों? वस्तु से बड़े आकार का बनेगा। यह आपका प्रतिबिंब बन जाएगा वस्तु से बड़े आकार का। और कैसा बना? उल्टा। कहां बनेगा? वक्रता केंद्र से दूर। जैसे जैसे वस्तु को हम दर्पण की तरफ लेकर चलेंगे, ऐसे ऐसे प्रतिबिंब दर्पण से दूर होता चला जाएगा। तो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बना बच्चों? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा आकार का बनता है। समझ आई बच्चों? चौथी कंडीशन है हमारी ये कि जब वस्तु वक्रता केंद्र C और फोकस बिंदु F के बीच में रखी हो तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब
कैसा होगा? वास्तविक होगा। क्यों? क्योंकि जब इस वस्तु से प्रकाश चला, यहां टकराया, टकराकर वो फोकस से निकल गया, दूसरी किरण जाएगी, वो फोकस से करी, वो टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, तो ये आपका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर a डैश b डैश। इस प्रतिबिंब को हम बोलेंगे वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब बनता है। तो ध्यान रखना बच्चों, जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बहुत छोटा, अत्यंत छोटा प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र से कुछ दूर हो जाए तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। और जब वस्तु वक्रता केंद्र पर आ जाए तो वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के समान आकार का बनता है। और जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में आ जाए तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आई बात समझ में बच्चों? अगला 5वीं स्थिति होगी जब वस्तु फोकस पर रखी हो। अगली स्थिति क्या होगी हमारी? जब वस्तु फोकस पर रखी हो। तो इसको मैं रफ कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें ताकि आप अपने एग्जाम टाइम के लिए प्रिपेयर रहे, किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगली कंडीशन है बच्चों हमारी 5वीं स्थिति, जब वस्तु फोकस बिंदु पर रखी हो। जब वस्तु फोकस बिंदु पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा उसको हम चेक कर लेते हैं। पहले एक दर्पण बनाइए। हमने यहां पर एक अवतल दर्पण बनाया। M1 M2, जिसके बाहरी पृष्ठ पर हमने पॉलिश करी, जिसकी वजह से हमें पता चल गया कि ये दर्पण अवतल दर्पण है। इस दर्पण का ये ध्रुव लिया, ध्रुव से एक सीधी रेखा खींची, ये हमने यहां पर वक्रता केंद्र लिया C। अब वो कह रहा है कि अगर वस्तु को हम कहां रखें बच्चों? कहां रखें वस्तु को? फोकस बिंदु पर। ये हमने फोकस बिंदु ले लिया। अब वो कह रहा है कि अगर वस्तु को हम फोकस बिंदु पर रखते हैं, कहां रखते हैं? फोकस बिंदु पर। तो हमने फोकस पर एक वस्तु को रख लिया। अब इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण पहले मुख्य अक्ष के समांतर चली, समांतर चल के वो फोकस से निकलती है, आप जानते हैं ऑलरेडी। तो हमने यह फोकस से निकाल दी एक प्रकाश की किरण, ठीक है। अब दूसरी किरण जो होगी, दूसरी किरण आपकी कहां से जाएगी? वो आपकी वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। दूसरी किरण कहां से जाएगी बेटा? वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। अर्थात जब कोई वस्तु फोकस बिंदु पर रखी हो, जब कोई वस्तु फोकस बिंदु पर होती है तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक, उल्टा और अत्यंत बड़ा हो जाएगा। क्योंकि बेटा ये कहीं अनंत पर जाकर आपस में कहीं मिलेंगी। अनंत पर जाकर अगर ये मिलेंगी तो हम कह सकते हैं कि ये वाली जो किरणें हैं, ये वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, ये हमारी अनंत पर जाकर मिल रही हैं। और अनंत पर एक अनंत बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है जिसका नाम होगा वास्तविक, उल्टा तथा अत्यंत बड़ा। वास्तविक, उल्टा और अत्यंत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। और कहां पर बनेगा ये? अनंत पर, क्योंकि ये किरणें यहां कहीं मिलेंगी नहीं, कहीं अनंत पर जाकर ये मिलेंगी। इसलिए इसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा अनंत पर प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से अत्यंत बड़ा। अंतिम स्थिति, छठी स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हैशटैग लगा लें, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है इसी स्थिति के बारे में कि अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण में
ध्रुव और फोकस के बीच में रखी हो। जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में स्थित हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा वो चेक कर लेते हैं बच्चों। तो हमने क्या किया, एक अवतल दर्पण बनाया, एक जिसका ध्रुव हमने P लिया, यहां पर इसका वक्रता केंद्र लिया, यहां पे इसका फोकस बिंदु लिया। अब अगर कोई वस्तु को यहां रख रहे हैं, ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं किसी वस्तु को, तो उससे चलने वाली प्रकाश की किरण कहां पे चलेगी, पहले वो हमारी फोकस से निकल कर जाएगी। तो पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गए और वो कहां से जाएगी बच्चे, फोकस से निकल कर चली गई। दूसरी प्रकाश की किरण जो होगी वो कहां से जाएगी, आपकी वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। दूसरी किरण कहां से जाएगी बच्चे, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। तो ये दोनों किरणें आपस में, हम इसकी एक इमेजिन करेंगे, एक आभास करेंगे, क्योंकि ये वाली प्रकाश की किरण जो चली, ये हमने माना कि ये किसी एक बिंदु से चली जो दर्पण के पीछे स्थित है। ये प्रकाश की किरण दर्पण के पीछे स्थित किसी एक बिंदु से होकर जा रही है। ये हमने ऐसे डॉट डॉट करके जो शो कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम आपको ये बता सके कि इमेज, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बन रहा है। और जब दर्पण के पीछे बनता है, अवतल दर्पण में दर्पण के पीछे बनने वाला प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होगा। और कैसा है, ये वस्तु से बड़ा है। क्योंकि हम ये वाली प्रकाश किरण, ये इंपॉर्टेंट इसी वजह से है कि दर्पण कैसा है हमारा, अवतल दर्पण में भी कैसा प्रतिबिंब बन गया, आभासी। क्योंकि हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको कि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं बच्चों। अवतल दर्पण में कौन से प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक। लेकिन एक ऐसी कंडीशन भी है, एक ऐसी स्थिति भी है जिसमें अवतल दर्पण में होने के बावजूद प्रतिबिंब आभासी बनता है। वो कौन सी कंडीशन है, वो कौन सी स्थिति है, वो यह स्थिति है कि जब वस्तु फोकस के और ध्रुव के बीच में रखी हो। फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में जब कोई वस्तु आती है तो उस वस्तु से बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, जिसको हम कह सकते हैं कैसा, आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। और बनता कहां है, दर्पण के पीछे बनता है। कहां बनता है बच्चों, दर्पण के पीछे। तो ये अवतल दर्पण में 5-6 कंडीशन है, जिसमें ये छठी कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी को एग्जाम में अक्सर पूछते हैं कि चलो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, मैं आपसे पूछ लेता हूं कि क्या अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। तो आप कहोगे यस, आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। कब बन सकता है, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं। जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तब अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। लेकिन अगर मैं ये पूछूं क्या अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, फर्क पता करो, डिफरेंस देखो बेटा, क्या पूछ रहा हूं मैं, क्या अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो आंसर होगा नहीं, आभासी प्रतिबिंब बनता नहीं है। बनता कौन सा है, वास्तविक बनता है हमेशा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी है जब उसमें आभासी भी बन सकता है। वो कब बन सकता है, जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के मध्य रखते हैं तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बन सकता है। और उसको कैसा बनेगा, आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है, दर्पण के पीछे बनेगा। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे इसको सीख चुके होंगे। इनको आप नोट कर लें। आगे मैं इसको आपको लेकर चलता हूं। मैं इसको रफ कर देता हूं बच्चों आपको।
उम्मीद करता हूं सभी बच्चे सीख रहे होंगे। जुड़े रहें हमारे ओमेगा क्लासेस के साथ। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आपको और अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आप हर वीडियो के लेक्चर देखें, हर वीडियो को सुने ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि बच्चों आपके आपके लाइक करने से, आपके सब्सक्राइब करने से, आपके शेयर करने से हमें एनर्जी मिलती है, हम खुश होते हैं, हमें एनर्जी मिलती है। और हमारी एनर्जी, जब हम एनर्जेटिक होंगे तो हम आपके लिए और अच्छे से अच्छी वीडियो तैयार करेंगे। आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए बच्चों, अब आपके सामने हम लेकर आते हैं गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। क्या संबंध होता है? एक तो आप ध्यान रखें, इसमें जो संबंध होता है उसके ऊपर न्यूमेरिकल पोर्शन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले इसकी आप डेफिनेशन देख ले कि गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या फोकस दूरी से किस तरीके से संबंधित है। यानी किसी गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है। तो वो यह संबंध होगा, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता, त्रिज्या की आधी होती है। यानी आप ध्यान रखें, किसी भी गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होगी f, उसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या r की आधी होगी। यानी f बराबर r बटे 2, ये आपका फॉर्मूला है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये हमारा संबंध है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या ये जब दो इसमें क्या करेगा, इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा f में, तो r इज इक्वल टू 2 गुणा f हो जाएगी। तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कितनी होती है? डबल होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये हमें इसमें संबंध याद रखना है और इसी के ऊपर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाते हैं। एक क्वेश्चन लेता हूं, एक एग्जाम्पल लेते हैं जो आपको इसे समझने में हेल्प करेगा। क्या है वो एग्जाम्पल? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी दे दी। चलो लिखता हूं, एक क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। कितनी है बच्चों? 40 सेंटीमीटर है। तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, 20 क्वेश्चन आते हैं साइंस में, उसमें आने की संभावना है। तो आप अच्छे से इस टॉपिक को भी ध्यान दें। आंसर सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम? आंसर होगा आपका, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 आपको दी हुई है, तो हमने लिखा गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r
इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। और हमें निकालना क्या है बच्चे, एफ हमें निकालना है। क्या निकालना है, उसकी फोकस दूरी। तो हम जानते हैं, हमें एक रिलेशन पता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो इसलिए हम जानते हैं एफ बराबर आर बटे 2। क्या होता है, एफ बराबर आर बटे 2। तो आर का मान हमने रखा, वक्रता त्रिज्या का मान 40 बटे 2। 2 से हमने इसको भाग किया तो कितना आएगा, 2 से इसे भाग किया तो कितना आएगा बच्चे, 20 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 2 से इसको काटा हमने तो फोकस दूरी कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका ये समझ में आया होगा, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होगा वो इस जनरल फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। ये हमारा रिलेशन है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी का संबंध है। हमें अगर फोकस दूरी दी है तो हम वक्रता त्रिज्या निकाल सकते हैं, और वक्रता त्रिज्या दी है तो हम फोकस दूरी निकाल सकते हैं। समझ आ गया होगा। आप सभी बच्चे इसको भी आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको लिखने में परेशानी ना हो। मैं इसको रफ करता हूं। ठीक है बच्चों, एक एग्जांपल और मैं आपको लेकर आऊंगा इसी में, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के ऊपर एक संबंध और है, एक एग्जांपल और बताता हूं। तो ध्यान से आप अपने नोट्स बनाते रहें बच्चों। उम्मीद करता हूं सभी के समझ आ रहा होगा। हमें लाइक शेयर कमेंट्स करते रहें। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से हमें एनर्जी मिलती है बच्चों, और वो एनर्जी हम आपके लिए इस्तेमाल करेंगे, चूंकि कर भी रहे हैं। ठीक है, आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से बेटा हमें एनर्जी मिलती है। आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे, हम आपको पूरी साइंस का कंप्लीट साइंस आपको वीडियो के रूप में पढ़ाएंगे, और फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और बायो भी। हम आपको तीनों टॉपिक आपके क्लियर कराएंगे। बोर्ड एग्जाम अभी काफी दूर है, मार्च में आपके बोर्ड एग्जाम होंगे, तब तक आपका कंप्लीट सिलेबस होगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपका साइंस, आपका मैथ कि हम अच्छे से जिम्मेदारी लेते हैं। यदि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हमारी जिम्मेदारी है कि आपके 90 प्लस मार्क्स आएंगे, ये हमारा वादा है। आप हमारे साथ जुड़े रहें बस। अगला एक एग्जांपल और मैं आपके साथ लेकर आया हूं बच्चों, कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, वक्रता त्रिज्या क्या होगी, आपको फाइंड करना है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी अगर 10-15 सेंटीमीटर है तो उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या बच्चों क्या होगी। तो उसके लिए फिर आप सॉल्यूशन करेंगे, आंसर होगा हमारा गिवन जो दिया है वो देखो क्या दे रखा है। हमें फोकस दूरी अवतल दर्पण की क्या दी हुई है, हमें फोकस दूरी। तो आप लिख लेंगे दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी F इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। और हमें निकालना क्या है, वक्रता त्रिज्या R। R हमें इसमें से ज्ञात करना है, फाइंड करना है। तो हमें क्या लगाना है बच्चों, वही फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, उस संबंध को हमें यहां पर लगाना है। तो हम जानते हैं कि फोकस दूरी बराबर होती है वक्रता त्रिज्या अपॉन 2। यानी किसी भी दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो हम यहां से F इजकल टू R अपॉन 2 से, इस फॉर्मूले से हम यहां से वक्रता त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो यहां पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा इधर, तो R बराबर 2 गुणा F। तो 2 गुणा F, F का मान आपके पास कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो R कितना आ गया बच्चों, वक्रता त्रिज्या कितनी आ जाएगी आपकी, 30 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी, 30 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखें कि जब
वक्रता त्रिज्या दी हो तो हम फोकस दूरी निकाल सकते हैं, और जब फोकस दूरी दी हो तो हम वक्रता त्रिज्या निकाल सकते हैं। ये हमारा टॉपिक है, इसको आप अच्छे से समझे। ठीक है बच्चों, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध 1 नंबर का जरूर आता है, जरूर आता है। आप इस पर ध्यान दें, अच्छे से समझे, नोट्स बनाएं, ताकि आपको किसी भी प्रकार का परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है बच्चों, मैं स्क्रीनशॉट ले लें आप इस लेक्चर का, यहां तक का आप स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। या आप नोट्स बना रहे हैं, अपनी पेन पेंसिल कॉपी किताब अपने साथ रखें। जब भी आप इस वीडियो को देखें, अपने साथ कॉपी पेंसिल रखें और उसको नोट डाउन करें और अच्छे से तैयारी करें। ठीक है बच्चों, इसको मैं अब आपके सामने रफ कर रहा हूं। इसके आगे आता है बच्चों हमारा गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध बताना है। चूंकि वैसे तो ये बोर्ड एग्जाम में 10th क्लास यूपी बोर्ड का सिलेबस इस बार रिमूव हो गया है 2 साल से, ये आपका टॉपिक होगा। मैं इसमें आपको न्यूमेरिकल पोर्शन भी कराऊंगा, एक एक न्यूमेरिकल आपको मैं करा कर दूंगा। आप हर न्यूमेरिकल को अच्छे से देखें और उन पर प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस मांगता है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपका न्यूमेरिकल स्ट्रांग होगा, आपके आंकिक प्रश्न करने की जो फ्लो होगा वो स्ट्रांग होगा बच्चों। तो अगला टॉपिक होगा आपका क्या, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f तथा वस्तु की दूरी u व प्रतिबिंब की दूरी v में संबंध। तो ये वो टॉपिक है बच्चों जो आपके बोर्ड से, जो बोर्ड एग्जाम में आपसे पहले पूछा जाता था, लेकिन अब ये टॉपिक पूछा नहीं जाता है। लेकिन फिर भी इस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल है, तो मैं इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता देता हूं, जिसके यूज करने से हम न्यूमेरिकल पोर्शन अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे, जो आंकिक प्रश्न होगा वो हम अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला होगा, फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v, इन तीनों में आपस में क्या संबंध है, तो मैं आपको बता देता हूं। किसी भी दर्पण के लिए, चाहे दर्पण अवतल हो चाहे दर्पण उत्तल हो, दोनों दर्पण के लिए फोकस दूरी में, वस्तु की दूरी में और प्रतिबिंब की दूरी में यह संबंध होगा। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जहां f जो होगा दर्पण की फोकस दूरी होगी, v प्रतिबिंब की दूरी होगी और u वस्तु की दूरी होगी। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम अगली वीडियो में आपके लिए न्यूमेरिकल पोर्शन लाएंगे। इस चैप्टर का एक क्लास और बच जाएगी कल के लिए। तो आज की क्लास में हमने जो भी सीखा है, हमने वस्तु का बनने वाला प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं वो हमने सीखा है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है वो हमने सीखा है, और उसके ऊपर न्यूमेरिकल हमने सीखे हैं। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में कैसे न्यूमेरिकल आता है वो हमने सीखा है। एक एक नंबर के पोर्शन आते हैं एग्जाम टाइम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है। तो इसलिए बेटा कल की जो क्लास होगी आपकी वो ये होगी कि फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी में संबंध क्या है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। कल की वीडियो हमारी ये होगी। आज के लिए हमारे इस वीडियो को, इस लेक्चर को अच्छे से देखें, ध्यान दें और अच्छे से तैयारी करें। नोट्स बनाएं बच्चों, क्योंकि जितना आप अब इनके नोट्स बनाएंगे, आपके बोर्ड एग्जाम में आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
आपके बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो हमारे इस चैनल को, ओमेगा क्लासेस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्किल को भी बताएं कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो आप अपने साथ के जो फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर करें, ताकि इसका उन्हें भी फायदा मिले और उनका भी आप तैयारी अच्छी हो जाए। तो आशा करता हूं सभी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारे इस वीडियो को देखते रहें। कोई अगर इससे पहली जो 2 वीडियो है, अगर उसमें किसी प्रकार की परेशानी हो तो हमारी पिछली वीडियो पर जाएं, उनको देखें और फिर इस वीडियो को देखें। तो आपका ये चैप्टर प्रकाश का परावर्तन जो होगा वो बिल्कुल डेफिनेटली क्लियर होगा। मुझे आपसे उम्मीद है आप इसको करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।